आज हमारे पास जो किताब है सूफी का संसार, वो असल में एक धोखा है। धोखा? हाँ, एक बहुत ही खूबसूरत धोखा। मतलब बाहर से देखें तो ये एक 14 साल की लड़की सूफी की कहानी है। उसे कुछ रहस्यमयी खत मिलते हैं, लेकिन असल में ये दर्शन शास्त्र के मतलब फिलॉसफी के 3000 साल के इतिहास पर एक क्रैश कोर्स है। बिल्कुल। और इसको लिखने का जो मकसद था वो भी बड़ा दिलचस्प था। इसके लेखक हैं जॉस्टिन गार्डर। वो नॉर्वे में फिलॉसफी पढ़ाते थे और वो परेशान थे कि भाई आजकल के जो युवा हैं वो इन बड़े सवालों से भाग रहे हैं। हाँ बिल्कुल। तो उन्होंने क्या किया कि दर्शन के सबसे मुश्किल आइडियाज को एक जासूसी कहानी में लपेटकर पेश कर दिया। और यही तो इस किताब की खासियत है। ये कहानी शुरू होती है दो सवालों से जो सूफी को एक खत में मिलते हैं। तुम कौन हो? और ये दुनिया कहाँ से आई? हाँ, और ये सवाल सिर्फ दार्शनिकों के लिए नहीं है। किताब का मानना है कि हर इंसान वो पैदाइशी दार्शनिक होता है। अच्छा, है ना? बिल्कुल, हर दार्शनिक एक नया सुराग खोजता है। जो हमें हम कौन हैं इस बड़े सवाल के और करीब ले जाता है। किताब की शुरुआत एक ऐसे रूपक से होती है जो मतलब दिमाग को हिला कर रख देता है। अच्छा? कल्पना कीजिए कि हम सब एक बहुत बड़े जादू के शो में बैठे हैं। जादूगर एक खाली टोपी निकालता है और उसमें से एक सफेद खरगोश निकाल देता है। ठीक है। किताब कहती है कि पूरा ब्रह्मांड वो उसी खरगोश की तरह है। और हम इंसान, हम उस खरगोश के रोए में रहने वाले छोटे छोटे कीड़े हैं। कीड़े। हाँ, हम में से ज्यादातर लोग पैदा होते हैं और उस रोए के अंदर गहराई में चले जाते हैं और वहीं आराम से बस जाते हैं, अपनी एक छोटी सी दुनिया बना लेते हैं। और उन्हें इस बात पर कोई आश्चर्य नहीं होता कि वो कहाँ से आए या ये सब चल क्या रहा है। बिल्कुल भी नहीं। एक मिनट, मतलब हम कीड़े हैं, ये तो काफी तीखी बात कह दी। इसका मतलब ये हुआ कि हम इतने आराम पसंद हो गए हैं कि हमें अपने होने पर कोई हैरानी ही नहीं होती। बिल्कुल, गार्डर का यही कहना है। जो रोजमर्रा की जिंदगी है, स्कूल, नौकरी, बिल, सोशल मीडिया, उसमें हम इतने उलझ जाते हैं कि हमारे अंदर का वो बच्चा मर जाता है जो हर चीज को आश्चर्य से देखता था। हम इस ब्रह्मांड के जादू को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। और यहाँ पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। किताब कहती है कि केवल दार्शनिक ही वो लोग हैं जो उस आरामदायक जिंदगी को छोड़कर एक जोखिम भरा अभियान शुरू करते हैं। हाँ, वो उस खरगोश के बालों के बिल्कुल किनारों तक चढ़ने की कोशिश करते हैं, उस महान जादूगर की एक झलक पाने के लिए। हाँ, जो ये पूरा शो चला रहा है। और यही रूपक है, वो दर्शन का जो मूल उद्देश्य है उसे समझाता है कि अपने आसपास की दुनिया को देखकर हैरान होना, उस क्षमता को कभी नहीं खोना। एक बच्चे की तरह सवाल पूछना। हाँ, ये दुनिया क्यों है, मैं यहाँ क्यों हूँ, इन सवालों से भागना आसान है, लेकिन एक दार्शनिक इन्हीं सवालों के साथ जीता है। तो ठीक है, मान लीजिए कि कोई दार्शनिक उस खरगोश के बालों के किनारे तक पहुंच जाता है, तो उसके सामने सबसे पहला सवाल क्या आता है? वो इस ब्रह्मांड को समझने की कोशिश कैसे शुरू करता है? यहीं से असली जासूसी शुरू होती है। शुरुआती यूनानी दार्शनिकों के सामने सबसे बड़ा सवाल था, हम सच कैसे जानते हैं? सच कैसे जानते हैं? हाँ, क्या हमें अपनी आंखों पर, अपने कानों पर, मतलब अपनी इंद्रियों पर भरोसा करना चाहिए, या फिर हमें सिर्फ अपने तर्क और अपनी बुद्धि पर भरोसा करना चाहिए? ये तो बहुत बड़ा सवाल है। मतलब एक तरफ वो है जो हम देखते हैं और महसूस करते हैं, और दूसरी तरफ वो जो हमारा दिमाग हमें बताता है। तो इन दोनों में से असली क्या है? हेराक्लिटस, जिनका मानना था कि सब कुछ बहता है। सब कुछ बहता है। हाँ, उनका एक बहुत प्रसिद्ध कथन है, आप एक ही नदी में 2 बार पैर नहीं रख सकते। ऐसा क्यों? नदी तो वही की वही रहती है। देखिए, हेराक्लिटस कहते हैं कि जब आप दूसरी बार पैर रखते हैं तो ना आप वही इंसान होते हैं, नहीं वो नदी। अच्छा। पानी लगातार बह रहा है और आप भी हर पल बदल रहे हैं। उनके लिए निरंतर परिवर्तन ही प्रकृति का सबसे आधारभूत सच था। वो अपनी इंद्रियों पर भरोसा करते थे जो उन्हें लगातार बदलती दुनिया दिखा रही थी। ये बात तो आज भी उतनी सच लगती है ना। हमारा सोशल मीडिया फीड हर सेकंड बदल रहा है, फैशन बदल रहा है। यहाँ तक कि हमारे शरीर की कोशिकाएं भी बदल रही हैं। तो हम भी एक बहती हुई नदी की तरह ही हैं। बिल्कुल। लेकिन तभी एक और दार्शनिक आए, पार्मेनिडीज, और उन्होंने कहा, नहीं, तुम सब गलत हो। अच्छा। उनका मानना था कि हमारी इंद्रियां हमें धोखा देती हैं, वो हमें सिर्फ भ्रम दिखाती हैं, असली ज्ञान वो सिर्फ तर्क से मिलता है। तो उनका तर्क क्या कहता था? पार्मेनिडीज का तर्क बड़ा सरल और शक्तिशाली था। उन्होंने कहा, कोई चीज अस्तित्व में है तो वो हमेशा से है और हमेशा रहेगी। वो कुछ नहीं से कुछ नहीं बन सकती, और जो कुछ है वो कुछ नहीं में नहीं बदल सकता। तो इसका मतलब? इसका मतलब
बदलाव एक भ्रम है, कुछ भी नहीं बदलता। अरे, ये तो सिर चकराने वाली बात है। एक कह रहा है सब कुछ बदल रहा है, दूसरा कह रहा है कुछ नहीं बदलता। ये तो बिल्कुल विपरीत बातें हैं। है ना? तो क्या इन दोनों में से कोई एक पूरी तरह गलत था या सच कहीं बीच में था? यही तो सबसे मजेदार सवाल है, और इसका जवाब देने के लिए एक तीसरे दार्शनिक डेमोक्रिटस सामने आए, और उनके पास एक बहुत ही शानदार आइडिया था, क्या? जो आज के बच्चों के लेगो ब्लॉक्स जैसा है। लेगो ब्लॉक्स? अब दर्शन में लेगो कहाँ से आ गए? देखिए, डेमोक्रिटस ने इस गुत्थी को सुलझाने के लिए एक क्रांतिकारी विचार दिया। ओके। उन्होंने कहा कि हर चीज बहुत छोटे, अदृश्य और अविभाज्य कणों से बनी है। ओके। इन कणों को उन्होंने परमाणु या एटम कहा, जिसका यूनानी में मतलब ही है जिसे काटा ना जा सके। अच्छा, तो ये परमाणु लेगो ब्लॉक्स की तरह कैसे हैं? सोचिए, आपके पास बहुत सारे लेगो ब्लॉक्स हैं। ये ब्लॉक्स खुद नहीं बदलते। हाँ। एक लाल ब्लॉक हमेशा लाल ही रहेगा, और एक नीला ब्लॉक हमेशा नीला? हाँ, लेकिन इन ब्लॉक्स को जोड़कर आप कुछ भी बना सकते हैं। एक घर, एक कार, एक रॉकेट। फिर आप उन्हें तोड़कर कुछ नया बना सकते हैं। अच्छा, तो ब्लॉक्स वही रहते हैं, बस उनका कॉम्बिनेशन बदल जाता है। बिल्कुल। वाह, मतलब दोनों दार्शनिक अपनी अपनी जगह सही थे, बस वो एक ही तस्वीर के अलग अलग हिस्सों को देख रहे थे। एकदम सही। डेमोक्रिटस ने कहा कि परमाणु शाश्वत है और कभी नहीं बदलते। ये परमैंडिडीज की बात का सम्मान करता है। लेकिन ये परमाणु लगातार जुड़ते और अलग होते रहते हैं, जिससे दुनिया में हमें निरंतर बदलाव दिखाई देता है, और ये हेरेक्लिटस की बात का सम्मान करता है। ये तो वाकई एक बहुत शानदार समाधान था ना? इसने तो एक तरह से विज्ञान की सोच की नींव रख दी। आज भी हम ये कहते हैं कि ऊर्जा को ना बनाया जा सकता है, ना नष्ट किया जा सकता है, बस उसका रूप बदलता है। हाँ, ये तो सीधे सीधे डेमोक्रिटस की सोच से मिलता जुलता है। हाँ, और डेमोक्रिटस का मानना था कि हर चीज, यहाँ तक कि हमारी आत्मा भी परमाणुओं से बनी है। हमारी आत्मा भी? हाँ, जब हम मरते हैं तो ये परमाणु बिखर जाते हैं और कुछ नया बनाने के लिए प्रकृति में वापस चले जाते हैं। ये एक पूरी तरह से भौतिकवादी, मतलब मटेरियलिस्टिक दृष्टिकोण था। ठीक है, तो डेमोक्रिटस ने एक तरह से भौतिक दुनिया की गुत्थी सुलझा दी। सब कुछ परमाणुओं का खेल है, कुर्सी, मेज, तारे, सब कुछ। लेकिन इससे एक और बड़ा सवाल खड़ा हो गया। अगर हम सिर्फ परमाणुओं का झुंड है तो हमारे विचार, न्याय, सुंदरता, प्यार, ये सब कॉन्सेप्ट्स कहाँ से आते हैं? ये कौन से परमाणुओं से बने हैं? बहुत बढ़िया सवाल। और इसी सवाल का जवाब देने के लिए दर्शन के इतिहास के सबसे बड़े सितारों में से एक, प्लेटो या अफलातून की एंट्री होती है। प्लेटो डेमोक्रिटस के भौतिकवाद से बिल्कुल सहमत नहीं थे। उनका मानना था कि दुनिया में परमाणुओं के अलावा भी कुछ है, कुछ ऐसा जो ज्यादा असली और ज्यादा महत्वपूर्ण है। और वो क्या था? प्लेटो का मानना था कि हम अपनी इंद्रियों से जो दुनिया देखते हैं वो असली दुनिया की सिर्फ एक अधूरी, एक धुंधली नकल है। नकल? तो असली दुनिया कौन सी है? असली दुनिया है विचारों की दुनिया या रूपों की दुनिया। विचारों की दुनिया? इसका क्या मतलब है? किताब में इसे समझाने के लिए एक जिंजरब्रेड मैन कुकी के साँचे का उदाहरण है। हाँ, वो एक बेहतरीन उदाहरण है। सोचिए, आपके पास जिंजरब्रेड मैन बनाने का एक सांचा है। ठीक है, आप उससे 50 कुकीज बनाती हैं। कोई थोड़ी ज्यादा पक जाती है, किसी का हाथ टूट जाता है, कोई थोड़ी टेढ़ी हो जाती है। मतलब कोई भी परफेक्ट नहीं होती। कोई भी परफेक्ट नहीं होती। सारी कुकीज एक दूसरे से थोड़ी अलग हैं, लेकिन वे सब एक ही परफेक्ट सांचे से बनी हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी दुनिया की चीजें उन टूटी फूटी कुकीज की तरह हैं और विचारों की दुनिया उस परफेक्ट सांचे की तरह है। एकदम सही। प्लेटो के अनुसार दुनिया में जितने भी घोड़े हैं वो सब उस एक आदर्श घोड़े के विचार की नकल मात्र है। आदर्श घोड़ा? हाँ, ये आदर्श घोड़ा भौतिक नहीं है, ये एक परफेक्ट ब्लूप्रिंट है जो विचारों की दुनिया में मौजूद है। हम उसे अपनी इंद्रियों से नहीं बल्कि अपने तर्क और बुद्धि से ही समझ सकते हैं। ये तो बहुत गहरा विचार है। तो क्या हर चीज का एक आदर्श रूप मौजूद है? एक आदर्श कुर्सी, एक आदर्श दोस्ती, एक आदर्श न्याय? प्लेटो के हिसाब से हाँ, और उनका मानना था कि हमारी आत्मा अमर है और जन्म लेने से पहले वो इसी विचारों की दुनिया में रहती थी। अच्छा, इसीलिए जब हम इस भौतिक दुनिया में कोई अधूरी चीज देखते हैं तो हमारी आत्मा को उस परफेक्ट रूप की एक धुंधली सी याद आती है। तो सीखना असल भी याद करना है। बिल्कुल। और इसी विचार को समझाने के लिए प्लेटो ने अपनी सबसे प्रसिद्ध कहानी गढ़ी, गुफा का मिथक। हाँ, प्लेटो ने इसी बात को समझाने के लिए एक बहुत ही दमदार कहानी गढ़ी। कल्पना कीजिए कि कुछ लोग जन्म से एक गुफा में कैद हैं।
उनके हाथ, पैर और गर्दन, वो इस तरह जंजीरों से बंधे हैं कि वो सिर्फ सामने की दीवार ही देख सकते हैं। उनके पीछे एक आग जल रही है और उस आग के सामने से लोग कठपुतलियां लेकर गुजरते हैं। तो कैदियों को दीवार पर सिर्फ उन कठपुतलियों की परछाइयां दिखाई देती हैं। बस परछाइयां। और क्योंकि उन्होंने जन्म से सिर्फ परछाइयां ही देखी हैं, तो वो उन्हीं को असली दुनिया मान लेते होंगे। बिल्कुल, वे उन परछाइयों के बारे में बात करते हैं, उनके नाम रखते हैं और सोचते हैं कि यही पूरी सच्चाई है। अब सोचिए, अगर उनमें से एक कैदी को आजाद कर दिया जाए और उसे गुफा से बाहर असली दुनिया में ले जाया जाए। हाँ, सूरज की रोशनी से उसकी आंखें चौंधिया जाएंगी। उसे असली पेड़, असली जानवर, असली इंसान दिखेंगे। और जब वो वापस आकर अपने साथियों को बताएगा कि अरे, असली दुनिया तो बाहर है और तुम जिसे सच समझ रहे हो वो तो सिर्फ परछाइयां हैं, तो वे उसका मजाक उड़ाएंगे। वे कहेंगे कि इसका दिमाग खराब हो गया है। हो सकता है उसे मारने की भी कोशिश करें। बिल्कुल, क्योंकि वो उनकी पूरी दुनिया को चुनौती दे रहा है। प्लेटो के लिए दार्शनिक वही व्यक्ति है जो उस गुफा से बाहर निकलता है, असली विचारों की दुनिया को देखता है और फिर उस ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करने के लिए वापस गुफा के अंधेरे में लौटता है। हाँ, भले ही उसे कितना भी विरोध क्यों ना सहना पड़े। आज के जमाने में ये गुफा क्या हो सकती है? क्या हमारा सोशल मीडिया एल्गोरिथम, जो हमें बस वही दिखाता है जो हम देखना चाहते हैं, वो एक तरह की आधुनिक गुफा नहीं है? ये एक शानदार कनेक्शन है। हम अपने ही विचारों के इको चेंबर में कैद हो जाते हैं और मानने लगते हैं कि यही पूरी दुनिया है। बिल्कुल, वो इको चेंबर, वो फिल्टर बबल, वही आज की गुफा है। और दार्शनिक या विचारक वही है जो उस इको चेंबर से बाहर निकलकर सवाल पूछता है, जो अलग-अलग दृष्टिकोणों को समझने की कोशिश करता है, भले ही उसके दोस्तों और फॉलोअर्स को उसकी बातें अजीब लगें। वो परछाइयों से संतुष्ट नहीं होता। नहीं, वो सच्चाई की तलाश में निकलता है। तो हमने देखा कि कैसे सूफी का संसार हमें दर्शन की एक जासूसी यात्रा पर ले जाती है। ये ब्रह्मांड के आश्चर्य से शुरू होती है, फिर यथार्थ की प्रकृति के द्वंद्व से गुजरती है। हेरेक्लिटस बनाम परमेनिडीज। हाँ, फिर डेमोक्रिटस के परमाणुओं के जरिए एक समाधान खोजती है और फिर प्लेटो के साथ विचारों की एक बिल्कुल नई दुनिया में पहुंच जाती है। और ये यात्रा यहीं खत्म नहीं होती। ये किताब हमें याद दिलाती है कि ये सवाल आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं, चाहे वो प्राचीन यूनान हो या आज का डिजिटल युग। हम सब एक ही खोज में लगे हैं। हाँ, अपने अस्तित्व को और इस दुनिया को समझने की। किताब में आगे चलकर बिग बैंग का भी जिक्र आता है और ये कहा जाता है कि हम सब सितारों की धूल हैं, स्टारडस्ट। ये बात तो सीधे डेमोक्रिटस से जुड़ती है। उन्होंने कहा था कि हम सब परमाणुओं से बने हैं जो हमेशा से अस्तित्व में हैं। और आज का विज्ञान कहता है कि हमारे शरीर के परमाणु अरबों साल पहले किसी तारे के अंदर बने थे। ये तो एक ही विचार का आधुनिक रूप है। हाँ, ये दिखाता है कि कैसे दार्शनिकों के विचार वो समय से कितने आगे थे। बिल्कुल, उन्होंने सिर्फ अपने तर्क और अपनी कल्पना का उपयोग करके उन सच्चाइयों को छू लिया था जिन्हें विज्ञान ने हजारों साल बाद साबित किया। लेकिन ये एक नया सवाल भी खड़ा करता है। तो आज की बातचीत को यहीं रोकते हैं, लेकिन एक सवाल के साथ जो शायद सबको सोचने पर मजबूर कर दे। जवाब देता है, हम सब सितारों की धूल से बने हैं जो बिग बैंग के बाद बने। तो क्या ये वैज्ञानिक ज्ञान उन मौलिक दार्शनिक प्रश्नों का उत्तर देता है कि हम कौन हैं और हमें कैसे जीना चाहिए, या फिर ये हमारे अस्तित्व के रहस्य को और भी गहरा और विस्मयकारी बना देता है?